तो दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मतलब अलग अलग देश हैं। हर एक देश का अपना एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। अब ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम उस देश की जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सरकारें हैं, वो बनाती हैं। इंडिया में आरबीआई है। इंडिया में वैसे तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम में सेबी भी आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आती है और भारत सरकार भी आता है मोर और लेस। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इंडिया में पनप रही हैं और एक तरीके के बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बिजनेस करने का एक समय, सही टाइम अभी चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े नाम जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, अदानी, इन सबको भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिलता है। मतलब इनको नहीं कहा जाता कि आप बैंक चला लीजिए। कभी आपको अंबानी बैंक, एटलीस्ट अभी अदानी बैंक, टाटा बैंक, ये बैंक नहीं मिलते। बैंकिंग का जो लेवल है, बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अलग तरीके से, अलग दिशा से चलता है। इसमें आपको आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बड़े बड़े नाम मिलेंगे, एक्सिस, कोटक भी मिलेंगे और इसमें सरकारी बैंक भी मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मेंटेन करना टफ है, हर एक देश के लिए टफ है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई ना कोई खामी निकल आती है। ऐसी खामी निकल आती है जिसकी वजह से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेंट पड़ जाता है, बैंक बंद हो जाता है। और कभी कभी जब ये प्राइवेट बैंक होते हैं तो उस केस में उस बैंक को बचाने की कोशिश में काफ़ी सरकारें जुट जाती हैं, जैसे येस बैंक के केस में हुआ। तो वहाँ पे भी येस बैंक को बचाने के लिए और अलग अलग बैंकों को कहा गया कि आप पैसा डालिए इस बेचारे बैंक में, ताकि ये बैंक अपना काम चला सके और लोग जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, जिन लोगों ने खाता रखा हुआ है उसमें, उनका नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बैंक बंद होता है तो उस केस में बैंक में से पैसा निकालने के लिए एक लिमिट लगा दी जाती है। वो जो बड़े बड़े लोग थे या छोटे मोटे लोग भी होंगे जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो फंसा रह जाता है। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद इंडिया में एटलीस्ट इतने लूप होल्स निकल आते हैं और उस लूप होल का फ़ायदा कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए निकाल के ले जाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे सीआरबी स्कैम के बारे में, किस तरीके से इस स्कैम को बैंकिंग सिस्टम के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया गया। घुस गए थे ऑलमोस्ट, एक तरीके से बैंकिंग का लाइसेंस भी ले लिया था, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, और किस तरह से लास्ट मोमेंट पे बचत हो गई। लेकिन इससे पहले वो काफ़ी डैमेज कर चुके थे। इसके बारे में हम शॉर्ट भी बना चुके हैं। काफ़ी लोगों ने कहा, पसंद किया उस शॉर्ट वीडियो को और कहा कि इसके बारे में डिटेल बताइए। अब इस वीडियो में आपको वो सब डिटेल्स पता लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सीआरबी, अब ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, एटलीस्ट सीआरबी नाम नहीं है। सीआरबी एक इंसान का नाम है, एक स्कैमस्टर का नाम है, जिसने स्कैमिंग की दुनिया में इतने झंडे गाड़े ना। क्योंकि जो मैंने आपको बैंकिंग का शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया और किस तरीके से सीआरबी ने इसको अच्छे से कैपिटलाइज किया, इसमें अच्छे से लूप होल्स निकाल के अच्छा खासा पैसा कमाया, इस वीडियो में देखेंगे। सीआर भंसाली राजस्थान में पैदा हुए थे, कलकत्ता में पले बड़े, पढ़ाई बहुत की। अरे यार, सीए किया, जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया, पीएचडी तक कर डाली। तो इन्होंने मतलब पढ़ाई के लेवल पे कुछ मुद्दा नहीं छोड़ा, अच्छे खासी तरीके से उस ज़माने में, और हम 1980s की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में इन्होंने अच्छे खासी पढ़ाई की। उस ज़माने तो अगर आपने बीए की होती ना तो भी आपको बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता था, लेकिन इन्होंने तो पीएचडी कर डाली, डॉक्टर इन फिलोसफी। तो दैट टेल्स यू कि ही वॉज अवेयर ऑफ व्हाट ही गोइंग टू डू। मतलब उन्होंने करना क्या है ज़िंदगी में, उनको शुरुआत से ही पता था। लेकिन कुछ ही समय में, 1980s की बात है ना, तो कुछ ही समय में पकड़े गए, क्योंकि वो अपने सीए फर्म में शॉर्ट चार्जिंग कर रहे थे। मतलब पैसा कम दिखा रहे थे और एक्चुअल में कुछ और था। मतलब अपनी जेब में पैसा डाल रहे थे और एक तरीके से छोटे स्कैम, स्मॉल स्कैम, शुरुआत जो होती है, पहले छोटी चोरी ही करता है चोर। तो छोटे स्कैम से शुरुआत की सीआर भंसाली ने और उस कंपनी से टाटा बाय बाय निकाल दिया गया, बाय कर दिया गया। तो 1985 में इन्होंने कहा कि अरे यार, मेरे को किसी कंपनी के लिए काम ही नहीं करना है, तो स्कैम नहीं करने देते यार, एक काम करता हूँ, मैं अपनी ही कंपनी शुरू कर देता हूँ। 1985 में सीआरबी कंसल्टेंट के नाम से अपनी कंपनी बनाई। अब शुरुआत में तो काम बहुत साफ तरीके से किया, अच्छे तरीके से किया। अब कंसल्टेंट कंपनी थी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट बना लिए जिनके पास ठीक ठाक पैसा था, और एक तरीके से कुछ साल तक उनके लिए बहुत साफ तरीके से वाइट वर्क, बहुत साफ तरीके से काम करते रहे और अपना एक बेस बनाया, क्लाइंट का एक नेटवर्क बनाया, उनका विश्वास जीत लिया। अब जब तुम विश्वास जीत लेते हो ना दोस्त, तो वो आप
उसको साबुन से लेके हवाई जहाज़ तक बेच सकते हो। तो इन्होंने 1985 से लेकर 1992 तक बहुत साफ काम किया। 92 में इन्होंने पहले स्कैम की शुरुआत की, जहां पे इन्होंने CRB कंसल्टेंट की जगह इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया CRB कैपिटल मार्केट्स। अरे खुद का ही नाम से कैपिटल मार्केट कंपनी खोल दी और 176 करोड़ रुपए रेज कर लिए 1992 में। और पैसा रेज करने की तो अभी शुरुआत हुई थी, क्योंकि आगे चल के 1994 में म्यूचुअल फंड कंपनी खोली। चलो ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों आपको, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्होंने, बहुत एजुकेटेड तरीके से इन्होंने स्कैम्स एक तरीके से मार्केट में लेके आए, ये लॉन्च किए ना अलग अलग लेवल पे। तो 94 में इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई, वहां पे भी पैसे रेज किए और इस बार रेज किए 230 करोड़ रुपए। अभी रुको, अभी और भी है। 93 से 95 तक, 93 से लेकर 1993 से लेकर 1995 तक इन्होंने CRB कॉरपोरेशंस लिमिटेड करके कंपनी बनाई, वहाँ पे भी इन्होंने करीब 80-85 करोड़ रुपया अलग से रेज किया। पैसा रेज करना एक तरीके से एक पर्दा था, लोगों को कह रहे थे कि हमारी अलग अलग कंपनीज हैं, ये अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपका पोर्टफोलियो बनाएंगी, और देखिए मैं CA हूँ, आई हैव ए क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एंड मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। 1985 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई थी। तो एक तरीके से उन्हीं लोगों को अलग अलग कंपनीज के थ्रू उनसे पैसा लिया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि मैं आपके अपनी कंपनी के थ्रू आपके इस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करूंगा और आपको बढ़िया रिटर्न दिलाऊंगा। अरे और तो और 1995 में CRB कस्टोडियल सर्विसेज के थ्रू 100 करोड़ रुपए अलग से, देखिए तरीका देखिए, पैसा रेज किया जा रहा है, अलग अलग कंपनीज खड़ी की जा रही हैं। जब अलग अलग कंपनीज खड़ी करते हैं ना, तो एक तरीके से आप बताते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं। आजकल बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे जो कि एक पेरेंट ग्रुप रहता है और अलग अलग कंपनीज उनके नाम पे रहती हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने अच्छा खासा पैसा रेज किया, लोगों को लगाया कि अरे यार इनके पास तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत पुराने हैं, इन पे विश्वास करना चाहिए। और शुरू में इन्होंने एक्चुअल में लोगों को पैसा दिया भी। लेकिन पता क्या होता है, जो पोंजी स्कीम होती है ना दोस्त, जो पोंजी स्कीम में शुरुआती लोगों को पैसा दिया जाता है, क्योंकि 400 लोगों के पहले पैसे आ चुके हैं, अरे 300 नए लोग आ रहे हैं, इनसे पैसा उठाया, इनको दिया, रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो देना नहीं है, इनको रिटर्न दिए जा रहे हैं बार बार साथ, और इनको लग रहा है अरे यार मेरा पैसा मुझे रिटर्न के साथ ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये 300 को अगले 400 लोगों को पैसा दिया जाएगा, ये चलता रहता है और बीच में से कमीशन निकालते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। ये स्कीम्स अभी भी चलती हैं छोटे शहरों में, लेकिन ये आपको शुरुआत में बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े एजुकेटेड तरीके से पढ़ा लिखा स्कैमस्टर, ये बंदा जो CRB या CR भंसाली है, उस तरीके से काम करते थे। और देखिए जब आपको काम करना होता है ना, बड़ा काम, तो आपको बड़े बड़े रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो उस समय के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उस समय के जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर थे, मतलब जो धर्म गुरु थे, उनके साथ इनके अच्छे कनेक्शन थे। जब इनके अच्छे कनेक्शन होते हैं ना, तो जो लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं ना, तो एक तरीके से ये इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। दीज पॉलिटिकल लीडर्स, दीज रिलीजियस लीडर्स आर नाउ, जो आजकल आपको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या किसी ज़माने में टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स होते थे ना, तो वो इन्फ्लुएंसर्स ये लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। इन्होंने कह दिया अपने सभी जो फॉलोअर्स हैं उनको कि भैया ये जान लीजिए इनको, ये अच्छा काम करते हैं, इनके साथ अगर आपको काम करना है तो करिए। तो अब तो ठप्पा लग गया ना, स्टैंप लग गया अब पॉलिटिकल लीडर का, रिलीजियस लीडर का, स्पिरिचुअल लीडर का, गुरु जी का। तो वंस दैट इज़ डन, उसके बाद तो बिजनेस आना है और गुरु जी के पास तक कमीशन पहुंच जाना है। दिस इज़ व्हाट हैपन। मैं हर एक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुरुज जो कि सिर्फ धंधा करने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली देर आर रिलीजियस गुरुज जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स नॉट द कॉन्टेक्स्ट हेयर। अपनी एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी में खरीदते थे, दूसरी कंपनी के शेयर तीसरी कंपनी से खरीदवाते थे, और ये सिलसिला चलता रहता था। लोगों को लगता था कि अरे वाह, इसमें तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग अच्छी खासी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद रही हैं। तो एक तरीके से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता था और साथ में शेयर का प्राइस भी। एग्जाम्पल के तौर पर CRB शेयर कस्टोडियन ने करीब 15 करोड़ रुपए CRB कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किए। वहीं पे उसी कंपनी ने CRB कैपिटल मार्केट ने 17 करोड़ रुपए CRB म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, और आगे चल के CRB म्यूचुअल फंड ने CRB कॉरपोरेशन के 24 लाख शेयर खरीदे, जो कि करीब 16 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। पैसा वही था, लेकिन एक कंपनी से छलांग मार के दूसरी कंपनी में पहुंच रहा था, और एक कंपनी से शेयर खरीद के दूसरी कंपनी में शेयर बेचे जा रहे थे। तो देखा दोस्तों, कितना पढ़ा लिखा, कितना एजुकेटेड स्कैमस्टर है ये, जिसने उस टाइम पे इतना सोचा, इतना लंबी गेम सोचा कि मैं अपनी अलग अलग कंपनीज बनाता हूँ, पैसा लोगों से लेता हूँ, और वही पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भगा के अपनी ही कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ा के रखता हूँ, ताकि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर मेरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और मैं बड़ा बनता जाऊँ। क्या बात है, हाउ
कमीनापन इज दिस? सीआरबी कैपिटल मार्केट्स का 1992 में जो मार्केट वैल्यू था ना वो 2 करोड़ रुपए था। 1996 में ये वैल्यू 400 करोड़ रुपए हो गया। सही सुना आपने। अब इस टाइम पे देखिए हिंदी फिल्मों में ना पुलिस लास्ट में आती है, तो मोरलेस इसका केस भी ऐसा ही था। यहाँ पे सेबी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइनली सेबी की नज़रों में ये आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सेबी ने केस बनाया इसके ऊपर कि अरे यार ये सब फेक कंपनीज बना रहे हैं, पैसा रेज करे जा रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। ऊपर से रियल एस्टेट का कुछ एक स्लो डाउन आ गया, रिसेशन नहीं कह सकते, मतलब रियल एस्टेट का कुछ इशू आया उस टाइम पे इंडिया में। और वहाँ पे लोगों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। लोगों ने कहा कि अरे यार मैंने आपको पैसा दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए वापस दे दो, मुझे चाहिए, क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो पैसा लोग जब वापस मांगने लगेंगे तो सबको एकदम से पैसा कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि पैसा तो कहीं पे इन्वेस्टेड है ही नहीं। पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में डाला जा रहा था। तो यहाँ पे सीआर भंसाली को अपना पहला झटका मिला कि अब क्या करें, अब क्या करेंगे, क्योंकि अब मुद्दा ये हो चुका है कि अब मेरे पास पैसा देने को है नहीं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी पैसा तो मैं खा चुका हूँ। अब पैसा जुटाना था तो उन्होंने बॉलीवुड की एक मूवी में भी, एक दो कुछ मूवीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि शायद यहाँ से रिटर्न आ जाए। लेकिन किस्मत देखिए मूवी फ्लॉप हो गई, पैसा जो लगाया था वो भी डूब गया। अब कहा पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है, जो दिमाग लगाना है स्कैम्स में लगाना है। तो उस टाइम पे उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को भी आड़े हाथ ले लिया, उनको डिविडेंड वारंट दे दिए और उनसे 59 करोड़ रुपया उठा लिया, मतलब करीब 60 करोड़ रुपये उठा लिए, कह के कि ये डिविडेंड वारंट उठा लीजिए, जो कि एक तरीके से कुछ सिक्योरिटी है, आपको मैं पहले से दे रहा हूँ और इसके बेस पे आपसे 60 करोड़ रुपये उठा रहा हूँ। अब यहाँ पे वो RBI की नज़रों में आ गए और RBI ने कहा यहाँ पे भी कुछ मसला है। तो मतलब सेबी वहाँ केस बिल्ड कर रही है, RBI वहाँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और बड़ा आइडिया है कि इस बार मैं काम करता हूँ, क्या मैं बैंकों के पास जाके पैसा लोन पे लेके आता हूँ, मैं खुद ही बैंक क्यों नहीं बन जाता हूँ। तो RBI में अपना एक एप्लीकेशन डाला, मुझे एक बैंक खोलना है, अप्लाई करना है, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा एम्पायर है, कल को कुछ हो गया तो ले लेना भैया एसेट्स को बेच के। RBI ने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है, एक काम करते हैं ले लो लाइसेंस यार, तुम भी क्या याद करोगे। तो RBI ने उसके लाइसेंस का प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। थैंक गॉड कि सेबी उस टाइम पे कुछ कर रहा था, वहाँ पर एक लेवल पे पहुँच चुका था कि केस बिल्ड कर रहा है। सेबी को जैसे पता लगा कि RBI इसको बैंक बनाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो कहा कि भैया ये फाइल पकड़िए, देखिए अभी और भी लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, इसके खिलाफ केस बन रहा है, आप इसको बैंक बना रहे हैं। तो यहाँ पे RBI ने उसकी बैंकिंग जो एप्लीकेशन थी उसको कहा कि चलो एक बार होल्ड करते हैं, देखते हैं ये सेबी ने क्या कहना है। भंसाली साहब इंतज़ार कीजिए, करवाते हैं सेटिंग आपका, क्योंकि सेटिंग तो अंदर भी हो चुकी थी। लेकिन अब सेबी रुकने वाला नहीं था, एक केस दर्ज किया गया 420 का, यहाँ पे फ्रॉड केस लगाया गया। लेकिन यहाँ पे भंसाली साहब भाग गए हांगकॉन्ग। तो चांदनी चौक से पहुंचे चाइना टाउन, हांगकॉन्ग में अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू किया। एटलीस्ट बैठ गए जाके साइड में कि मैं नज़र में नहीं आऊँगा। अब देखिए काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी इंडिया में, एक लेवल पे समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, RBI है, SBI है, सेबी है। SBI जैसे बैंक को फ्रॉड कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फ्रॉड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में फ्रॉड किया जा रहा है, इट्स टू मच हैपनिंग। तो वहाँ उस समय की सरकार ने कहा कि यार हांगकॉन्ग से बात करो, एक एक्सट्रैक्शन पॉलिसी बनाओ, एक सेटअप करो, इसको लेके आओ, इसको इंडिया लेके आओ, और इससे जो विदेशी पैसा है ना वो वापस इंडिया में लेके आएंगे। तो उस समय एक्चुअल में विदेशी पैसा आया था, सीआर भंसाली को लाया गया जेल में, उनको कहा गया, इनके ऊपर केस लगाया गया और एक तरीके से हांगकॉन्ग छोड़ के इनको वापस इंडिया आना पड़ा। जेल में तो डाल दिया और साथ में कहा गया कि आपके पास 3 दिन है, 72 घंटे हैं आपके पास, आपको जो पैसा लिया था ना आपने सबके सब वापस करो, 3 दिन के अंदर करना है। भाई कहाँ करना है पैसा वापस? पैसा वापस आया किसी स्कैम में? इंडिया में नहीं आया, उस केस पे भी नहीं आया। इनफैक्ट कुछ महीनों के अंदर ही मिस्टर सीआर भंसाली जेल से बाहर थे, जहाँ पे सेबी कह रहा था कि इसके खिलाफ 7 साल की सज़ा का मैंने केस बनाया है। कुछ महीने में वो बाहर थे और टोटल पैसा वापस पता कितना आया? कितने, मैं करोड़ों की बात बता रहा था ना आपको कि कितने पैसे इन्होंने, कितने फ्रॉड इन्होंने किए, कितने हज़ारों करोड़ रुपए इन्होंने एकत्रित किया, रेज किया। इन्होंने पैसा वापस किया 50,000 रुपये,
बस, कोई करोड़ लगाने वाला नहीं हूँ मैं, कोई लाख लगाने वाला नहीं हूँ। 50,000 रुपये की डिस्बर्समेंट हुई थी आज तक। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेस में कुछ ना कुछ पैसा वापस आता रहता है बीच बीच में, पर वो बिट्स एंड पीसेस ही होता है। आज भी CR भंसाली साहब जेल से बाहर तब से निकले हुए हैं, कोई वैसा कुछ नहीं चल रहा है, तारीखें चलती रहती हैं, लेकिन जनाब के ऊपर कोई आपत्ति, कोई आंच, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो लोगों ने पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, पैसे का कोई अता पता नहीं है जी। नहीं, पैसा, बड़ा बड़ा पैसा अभी तक वापस नहीं पहुंचा है। अगर आपके साथ CRB स्कैम हुआ था, आप किसी को जानते हैं उनके साथ हुआ था, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या उनका पैसा वापस मिला तो कितना था, कितना मिला, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिला था तो ये भी बताइएगा कितना इन्वेस्ट किया था और एक्चुअल में कितना मिला। और इससे क्लैरिटी मिलती है कि रियल लाइफ यूज़र्स के साथ अगर बात हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्कैम्स जो बड़े बड़े होते हैं इंडिया में, मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया गया है कि क्लियरली कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ वापसी नहीं हुई है पैसे की, बंदा वापस आ गया, पैसे नहीं आए। ऐसे ही स्कैम्स को, ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के फ्रॉड्स को, स्टॉक मार्केट के लूप होल्स को हम सामने लेके आते रहते हैं आपके सामने। और ये जनाब भी ले आए थे, उसका इस्तेमाल भी किया। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने तो एडवांटेज के लिए किया था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।